हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि फीमेल से रिलेटेड है। तो मैं कल वाला ही क्वेश्चन वापस से रिपीट करती हूँ कि क्या फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो पीरियड होता है या फिर इसको बोल सकते हैं माहवारी जब होती है, तो जो ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, वजाइना के थ्रू जो ब्लड बाहर निकलता है, तो क्या ये जो ब्लड है, क्या ये इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी जा सकता है? क्या ये वहां पे जाके चिपक सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यस, इसका जवाब होगा हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, इसका नाम क्या है और ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब ये क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर असर दिखाती है जिससे कि हमें पता चले कि ये बीमारी हो गई है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या होते हैं, मतलब कॉजेज क्या हैं, किस वजह से बीमारी होती है। ठीक है, तो इसके उपचार क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बीमारी का नाम क्या है। तो इसका नाम होता है एंडोमेट्रियोसिस। अब हमें इतना तो समझ में आता है कि कहाँ से रिलेटेड है, हमारे गर्भाशय से रिलेटेड है, मतलब ये यूट्रस से रिलेटेड है। ओके, कैसे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने एक फीमेल बॉडी बनाई है ताकि आपको इतना समझ में आए कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये चेस्ट वाला रीजन है एंड ये जो नीचे का रीजन होता है ये अपर एब्डोमेन, एंड उससे भी नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ये पेल्विक रीजन होता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे ये गर्भाशय प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो ये गर्भाशय है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये क्या है, ये है ओवरीज, मतलब अंडाशय, ये फेलोपियन ट्यूब्स एंड ये वजाइना। ठीक है, अब देखो इसकी जो सबसे अंदर वाली जो रेड कलर की मैंने लेयर बनाई है, मतलब जो परत है, 3 परत से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर की परत होती है, फिर उसके बीच में होती है और सबसे अंदर की तरफ होती है। तो सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। तो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं, बीमारी कैसे होती है फिर वो समझेंगे। तो नॉर्मल क्या है कि जब कोई भी फीमेल 13 ईयर्स की एज में होती है, मतलब 12 to 13, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो उस टाइम में उसको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो 50 ईयर की एज तक पहुंच जाते हैं तो उसको पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर वो पीरियड्स नहीं होते। तो जब शुरुआत होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क, एंड जब खत्म होते हैं तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, इतना तो हमें समझ में आता है। अब देखिए, अब हमें जानना यह है कि पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं पीरियड्स, तो उसको हम जानते हैं। अब देखो ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइन मैंने बोला एंडोमेट्रियम होती है। तो यही क्या होता है, जब हमारा ब्रेन जो है उसी का सारा खेल होता है। जो ब्रेन है वो उसके अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कुछ हार्मोन्स को क्या करती है, मतलब ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारी जो ये है ओवरी, उसको इंड्यूस करती है कि वो ओवा बनाए। ठीक है, ओवा को मतलब बनाए, मतलब उसको मैच्योर कर दे, पका दे एक तरीके से, एंड ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाए। तो उसका हार्मोन का नाम होता है LH। ठीक है, जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, GnRH का सीक्रेट करता है। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि हार्मोन्स पे आपको समझ में आए। फिर क्या होगा कि ये जो ओवा है यहाँ पे पहुंच गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको कहेगा कि ओव्यूलेशन किया जाए। ठीक है, एक तरीके से इंड्यूस करता है, इसको प्रेरित करता है कि ओवा यहाँ से आए, मतलब एग को बना के यहाँ पे भेजे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब एग यहाँ पे पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन हो गया है। ठीक है, एग फेलोपियन ट्यूब में आ गया है, अब वो रेडी हो गया है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अगर यहाँ से वजाइना से होते हुए यूट्रस से अगर स्पर्म यहाँ पे पहुंच जाता है, इसको फर्टिलाइज कर देता है इस एग को, तो क्या हो जाएगा, ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी एंड कोई पीरियड्स नहीं आएंगे उसके बाद। ठीक है, बट अगर ये ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए होगा क्या कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स का लेवल गिर जाएगा। जब इनका लेवल गिरेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड वेसल से मिलकर ही बनी होती है, तो इसका लेवल जब गिर जाता है
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो क्या हो जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, जो सबसे अंदर वाली जो परत है, वो टूटने लग जाएगी और टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाएगी। तो एक्चुअल में यही पीरियड्स होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो यही परत बॉडी से बाहर निकलती है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करती है, फिर बाद में अगर कंसीव नहीं होता है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है रेडी, तो क्या हो जाएगा, वापस से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो नॉर्मली ये पीरियड होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे बनती है एंड निकल जाती है, बनती है और निकल जाती है। ऐसा ही होता है, हर महीने बनती है और फिर से निकल जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो देखिए प्रॉब्लम कब होती है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है, तो गर्भाशय के ये अगर ऊपर भी पहुंच जाए किसी भी तरीके से, मतलब इसमें पहले भी धंस जाए, ठीक है, मायोमेट्रियम में धंसे, फिर उसके बाद ऊपर वाली परत में पहुंचे, एंड जो गर्भाशय की जो ऊपर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली, उसके ऊपर भी कुछ हिस्से एंडोमेट्रियम के इस तरीके से अगर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कुछ पैचेज इसके ऊपर आ गए, छोटे छोटे धब्बे इसके ऊपर आ गए, किसके, एंडोमेट्रियम के। समझ पा रहे हैं। अगर ये यहाँ पे आ गए तो क्या होगा, जैसे ही जब पीरियड आएंगे तो जैसे ये बाहर निकल जाती है तो ये भी क्या करेंगी, ये यहाँ पे जो परत है शुरू में थोड़ी मोटी होगी, ओके, ये वाली सारी की सारी प्रक्रिया इसके साथ भी होगी। तो ये गर्भाशय के ऊपर इस तरीके से डॉट्स बने हुए हैं, मतलब ये एंडोमेट्रियम के कुछ पार्ट्स यहाँ पे पहुंच गए, मतलब कुछ इसके जो टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये यहाँ पे ग्रो करने लगेगी और जब मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब जब पीरियड होगा, तो ये भी यहाँ से गिर जाएगी। ओके, अब ये गिर के जाएगी कहाँ, इसके लिए तो रास्ता है, वजाइना के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये वाला जो गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, ये तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये कहाँ पे जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है एक ड्रम की तरह है, ठीक है, ड्रम की तरह है। ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये ऑर्गन्स रखे हुए हैं, इनके अंदर ही ये इंटरनल जो अंग हैं ये रखे हुए हैं। ओके, तो क्या होता है, ये इनकी दीवारों के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी, भी इसको हम बोलते हैं। कैविटी का मतलब होता है कोई गुफा के जैसा, ठीक है, कोई खाली जगह। अब खाली जगह के अंदर ये ऑर्गन्स, ये जो अंग हैं, ये रखे हुए हैं। ओके, तो ये पहली स्टेज होती है, ये एक तरीके से 4 स्टेजेस में हम इसको पढ़ सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी जगह से अलग अलग जगह, बॉडी की अलग अलग जगह पे ये चली जाए, वही एंडोमेट्रियोसिस होती है। सिंपल तरीके से कि इसके कुछ कोशिकाएं या फिर हम बोल सकते हैं इनके जो टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, वो या तो गर्भाशय के ऊपर ही जाके चिपक जाए, मतलब इसके अंदर धंस के चले जाएं। ओके, हो सकता है किस तरीके से कैसे जाते हैं वो भी हम देखेंगे, या फिर क्या करें, इसके आसपास के जो अंग होते हैं, देखिए मैंने ये तो बिल्कुल सामने का जो फ्रंट है वो मैंने दिखाया है, ये साइड वाइज जो होता है, जो कट, वो दिखाया गया है। तो ये गर्भाशय है, ये तो इस तरीके से दिखाया, ये सामने से है, ये इस तरीके से है, तो ये गर्भाशय है। अब ये इंटरनल जो लेयर है मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाई है, तो ये बॉडी से बाहर इस तरीके से नॉर्मल जब होता है पीरियड, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब अगर क्या हो जाए कि इसके ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो जब पीरियड होंगे तो ये तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ये यहीं कहीं जो कैविटी है, जो खाली जगह है, यहीं कहीं ये डिपॉजिट हो जाएगी, मतलब जमा होती चली जाएगी। फिर से पीरियड आएंगे एंड देन फिर से ये डिपॉजिट हो जाएगी, फिर से ग्रो करेगी और फिर से ये कहीं पे ऐसे ही चिपक जाएगी। तो धीरे धीरे ये बड़े एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि घाव भी बना लेती है। तो इसकी वजह से सूजन होता है, जलन होती है, ठीक है। हमेशा ये जो रीजन होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें दर्द महसूस होता है जब पीरियड आते हैं या फिर आने वाले होते हैं या फिर आके चले जाते हैं, कभी कभी उस टाइम में भी पेन फील होता है, बहुत ही खतरनाक पेन होता है, ठीक है। तो ये शुरुआती स्टेज मैंने बताई है। देखिए इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली, मतलब ये बहुत ही हल्का ऐसा जो धब्बे दिखाई देते हैं, ये होते हैं पहली स्टेज में, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि ये जो धब्बे हैं ये यहाँ तो होते हैं, ये और भी जो अंग हैं इनके अंदर और गहराई में चले जाते हैं। तो एक तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे, और कुछ जो अलग अलग जो ऑर्गन हैं, जो हिस्से हैं, उनके ऊपर भी ये चले जाएंगे, मतलब ये एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू हैं वो ही जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग, जैसे कि रेक्टम होता है। रेक्टम क्या है, रेक्टम हम सबको पता है, जो फेसिस होते हैं, जो मल होता है, उसको इकट्ठा करके यहाँ पे रखा जाता है। तो इसके जो दीवार होती है, इसमें भी ये, इसके ऊपर भी ये ऐसे चिपक जाएंगे, इसके अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ पे भी घाव भी हो सकता है। और बहुत प्रॉब्लम होती है जो पेशेंट होता है उसको, जब
वो क्या करता है, जब वो मल को त्यागता है, जो वो निकालता है अपनी बॉडी से, तो उस टाइम में भी जो पीरियड का टाइम होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है और उसको उस टाइम में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब देखिए और क्या होता है कि ये यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, इसके इस साइड में होता है ये मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है नॉर्मली। तो ये कभी कभी ये जो पैचेज हैं इनके ऊपर भी चले जाते हैं, इनके अंदर भी ये चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब जब यूरिन को जो पास करता है, वो जो पेशेंट है जब यूरिन पास करता है तो कभी कभी उसके साथ ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होती है, मतलब जलन होता है, सूजन होती है। इसकी वजह से यहाँ पे भी कभी कभी जो यूरिन है, पेशाब है, उसके साथ भी ब्लड बाहर आता है, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है जब बहुत ही हल्के हल्के से धब्बे दिखाई देते हैं और इतनी जल्दी से ये समझ में नहीं आती, डॉक्टर्स को भी ये बीमारी जल्दी से समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में इससे थोड़ा और ज्यादा ये जो धब्बे बने हैं ये थोड़े और डार्क कलर के हो जाते हैं एंड इनके अंदर जो लिक्विड होता है, जो ब्लड ही तो होता है, ब्लड होता है, वो बार बार इकट्ठा होता रहेगा तो ब्लैकिश हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो धब्बे हैं वो ब्लैक कलर के दिखाई देने लगेंगे एंड ये गहरे भी होते चले जाएंगे, अंदर तक धंसता चला जाएगा ये, मतलब ये और मोटी परत बनती चली जाएगी और उसके जो हम बोल सकते हैं जो घाव हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे और उनमें से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से जो आसपास के ऑर्गन है, मतलब जो अंग है, उनमें हल्के हल्के ऐसे चिपचिपाहट हो जाएगी, मतलब एडहेशन का मतलब चिपकना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो सेकंड स्टेज में हल्के हल्के ये जो धब्बे थे वो थोड़े गहरे हो जाएंगे और थोड़े फैल जाएंगे और भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इसमें भी ज्यादा फैल जाएंगे, इधर हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये फैल जाएंगे। अब और जो ये कैविटी मैंने बताया था, खाली जैसे ड्रम होता है उसके अंदर ऑर्गन होता है, तो यहाँ पे भी कहीं कहीं ये ऐसे फैल जाते हैं। ओके, अब देखो दूसरे स्टेज में मैंने बता दिया। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो एडहेशन का मतलब चिपकना, ये जो चिपकने वाला जो पदार्थ होता है वो और ज्यादा फैल जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी ये जो अल्सर जैसे बन गए, जो घाव के जैसे हो गए, वो फूट जाते हैं, तो उनसे जो पदार्थ निकलता है वो चिपका देता है, ऑर्गन्स को भी चिपकाने का काम करता है। तो अब आप सोचिए इस तरीके से जब ऑर्गन आपस में चिपकने लग गए, ये जब इस तरीके से चिपकने लग जाएंगे तो क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेज में ये जो एडहेशन होता है, मैं एडहेशन बोल रही हूँ मतलब चिपकना, तो इस तरीके से जब वो चिपकने लग जाएंगे ज्यादा ही, इनमें देखिए ऐसा पदार्थ है कि वो उनको चिपका रहा है, कुछ लेयर बना रहा है, कोई परत बना रहा है, तो इनका जो काम करने की जो क्षमता है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है और बहुत ही पेनफुल ये प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि जब भी पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड तो नॉर्मली होंगे ही, तो हैवी पीरियड होते हैं, ठीक है, हैवी पीरियड होंगे और साथ में उसको बहुत पेन होता है। ये जो रीजन है पेल्विक वाला रीजन, यहाँ पे बहुत पेन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो ब्लड है ये भी तो निकलता है, लेकिन ये यहीं पे कहीं जमा हो जाता है, ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और जलन महसूस होती है, ठीक है। अब ये ऑर्गन चिपकने लगे, ज्यादा चिपकने लग जाएंगे तो क्या होगा, इसके सिम्टम्स भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि इसकी वजह से क्या होगा। पहली बात तो जलन होती है, ठीक है, दर्द होता है, पेन बहुत ज्यादा फील होता है इस रीजन में। दूसरा क्या होगा, जब वो यूरिन पास करता है तो उसको बहुत पेन होता है उस टाइम में, और क्या होता है कभी कभी ब्लड भी इससे बाहर आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और जब ये जो ब्लीडिंग है ये भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक बहुत कॉमन इसकी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम में भी उसको पेन फील होता है, क्योंकि कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम है ये यहाँ पे भी जमा हो जाती है, यहाँ पे भी कहीं कहीं इसके धब्बे बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पीरियड टाइम होता है तो वो टूट जाती है, तो ये घाव बना देती है, ठीक है। जो घाव होंगे तो वहां पे पेन होता है, राइट। अब देखो जो रेक्टम है, जिससे हम मल बाहर निकलता है बॉडी से, जो गंदा जो सॉलिड है वो बाहर निकलता है, तो इसके अंदर भी ये चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी घाव बन जाते हैं जब पीरियड होते हैं, तो ये जो जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होगी जो परत, तो जो पीरियड्स के टाइम पे जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल डाउन हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाती है, तो निकलती है तो वहाँ पे घाव बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब ये फेसेस को बाहर निकालता है, जो मल है उसको बाहर निकालता है, तो उस टाइम में भी ब्लीडिंग होती है, उसको पेन होता है। ओके, तो एक और सिम्टम क्या हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स इसको होती हैं।
फोर्थ में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि ऑर्गन्स बहुत बुरी तरीके से चिपक जाते हैं, और जो ओवरीज होती हैं इनमें भी ये चॉकलेट कलर की, मतलब चॉकलेट सिस्ट जिसको बोलते हैं, ये भी बन जाती है। किसी एक ओवरी में भी बन सकती है, दोनों में भी बन सकती हैं। मतलब जो ओवरीज का काम क्या है कि एग को बनाना, ठीक है, एग उसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको मैच्योर करता है, पकाता है, एक तरीके से अच्छा बनाता है, मैच्योर बनाता है, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी। देखिए कितना स्पेस, अगर ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये खराब हो रहा है, यहाँ पे घाव हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो एग की क्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी, और एग का जो अमाउंट है कि कितने बनने चाहिए, कैसे मैच्योर होना चाहिए, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी मतलब कि वो जो फीमेल है वो नॉर्मली बेबी कंसीव नहीं कर पाती, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली वो कर ही नहीं पाती, क्योंकि कभी तो एग ही अच्छे नहीं बन रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे कोई घाव हो गया, या फिर यहाँ पे कोई एडेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाती, मतलब स्पर्म और ओवा नहीं मिल पाते हैं। तो ये इसके प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेज में तक अगर पहुंच गई है तो ये बहुत खतरनाक है, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि इसको एक बार में इसको क्योर किया जा सके, तो इसको पूरी तरीके से तो साफ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बार बार वहां पे आ जाती है, ठीक है। ये पूरी तरीके से नहीं निकल सकती। अगर फर्स्ट ग्रेड में है, मतलब पहले बस थोड़े बहुत धब्बे हैं, तो शुरुआती स्टेज में अगर पता चल गया तो इसको ठीक किया जा सकता है, ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बाद में पता चलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसका पता ही बहुत लेट चलता है, क्योंकि सभी फीमेल में डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी को क्या होता है, हैवी पीरियड होते हैं, कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, हैवी पीरियड होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो मैंने आपको बताए ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इनफर्टिलिटी हो जाती है क्योंकि ये अपने आप चिपक जाते हैं ऑर्गन, यहाँ पे एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। तो ये सारी की सारी इससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसको किस तरीके से जांच कैसे की जाती है। तो जांच कैसे करते हैं, या तो वजाइना के थ्रू, मतलब एक जो होता है अल्ट्रासाउंड, वो यहाँ से डाल के भी देखा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है यहाँ, तो यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है, और पिक्चर्स के थ्रू देखा जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। तो ये जो लेप्रोस्कोपी है, ये आप पिक्चर को देखिए, इस तरीके से होती है कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको थोड़ा सा फुला दिया जाता है, ओके, एंड देन यहाँ से छोटा सा कट लगा के, नेबल की जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे कट लगा के, एंड यहाँ से कैमरा, और जो इसके अंदर जो सिस्ट बन गई है, छोटे छोटे जो गांठें जो बन गई हैं, पानी की भरी हुई होती है, वो लिक्विड होता है, उसके अंदर ब्लड जो कि रुका हुआ ब्लड होता है उसकी भरी हुई होती है, तो उनको काट दिया जाता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है, ये तभी की जाती है जब डॉक्टर को ये कंफर्म हो जाए कि इसको एंडोमेट्रियोसिस है ही। तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन, आप टेस्ट भी समझ सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फीमेल कंसीव करना चाहती है, जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसको भी काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलती है कि कुछ टाइम के लिए बॉडी से इस प्रॉब्लम को निकाला जाता है, बाद में वापस से ग्रो भी कर जाती है, लेकिन बहुत हद तक इसमें रिलैक्स फील होता है, और वो कंसीव कर पाती है, नेचुरली भी कर पाती है कभी कभी तो, या फिर उसको IVF की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके डायग्नोसिस है, ऐसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है, मतलब इसको पहचाना जा सकता है, इसकी जांच की जा सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये एक लेप्रोस्कोपी एक सर्जरी ही होती है, ये एक ट्रीटमेंट की तरीके से ही काम करती है। जब डॉक्टर ये समझ लेता है कि हाँ इसको एंडोमेट्रियोसिस है, तभी ये टेक्निक यूज की जाती है, ओके। अब डिफरेंट तरीके की स्टेजेस के ऊपर जाके डिफरेंट तरीके से इसका इलाज किया जाता है। अगर कोई फीमेल जो कि बहुत यंग एज में है, मान लीजिए 25 या फिर 20 ईयर्स की एज में है, उसको अभी मान लीजिए कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, तो उसके लिए वो लेप्रोस्कोपी ही देखेंगे कि ये सबसे अच्छी टेक्निक है। लेकिन अगर वो फीमेल वो ज़्यादा ही 4th स्टेज तक पहुंच गई है, जो बीमारी है वो, और जो फीमेल है उसकी एज भी काफ़ी हो गई है, तो कभी कभी ये जो गर्भाशय है इसी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी अगर इनमें ज़्यादा ये सिस्ट बन गई है, जो मैंने रेड कलर से बनाई है, इनको हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, ये ज़्यादा बन जाती हैं, तो इनको भी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है, निकाल दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो
अब हम ये समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बॉडी में फैलती कैसे है, क्यों होती है। तो इसका रीजन ये होता है कि कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड के साथ या फिर लिम्फेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके थ्रू ये यहाँ पे इस तरीके से धंस जाती है और ऐसे ये बॉडी में फैल जाती है। मतलब ये बाहर जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है, ठीक है, अंदर की जो दीवार है, हमारी बॉडी के अंदर की जो दीवार है, यहाँ पे ये पहुंच जाती है। ओके, एंड कभी कभी क्या होता है, हम सबको पता है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है जब पीरियड्स आते हैं तो वो इस तरीके से ये बॉडी से बाहर निकलती है नीचे की तरफ। बट कभी कभी इससे रिवर्स हो जाता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है तो वो इस तरीके से जो ये फैलोपियन ट्यूब है उनसे होते हुए एंड ये कैविटी के अंदर पहुंच जाता है, ये जो कैविटी है, एंड यहाँ पे ये धब्बे बना देता है। ओके, एंड यहीं से बार बार जब ब्लड निकलेगा तो ऐसे अगर बार बार ऐसा होता है तो फिर वो वहाँ पे चॉकलेट जैसी बड़ी बड़ी सिस्ट भी बन जाती हैं। मतलब सिस्ट क्या होती है, एक गांठ के जैसे समझिए, जो कि जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ओके, तो जो लैप्रोस्कोपी है उसके थ्रू उसको काट काट के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका कारण होता है कि जब कोई फीमेल, और भी 3-4 कारण हैं लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है हम उनको समझ लेते हैं, जो कि आपको समझ में भी आएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फीमेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बहुत ही अगर कमज़ोर है तो उसको ये बीमारी होती है। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें सब बीमारियों से बचा के रखता है एक तरीके से। अगर कोई भी मतलब जो बॉडी को ऐसा लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो उन सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही मार देता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर होता है तो अगर ये एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज बाहर आ गए हैं तो वो अपने आप नहीं मरते हैं, नॉर्मली वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाता है, उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है, तो ये फैलता चला जाता है। तो ये कुछ कारण यहाँ पे, और इसके कारण हो सकते हैं कि आजकल का जो खान पान है, मतलब जंक फूड, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब अगर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज का ना करना और टाइम पे नहीं सोना, इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी किस चीज़ को क्रिएट करती है, एंडोमेट्रियोसिस को क्रिएट करती है। जो कि एक अच्छा जो फूड है, हेल्दी फूड नहीं लेना, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम समझते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, मतलब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो कि ये बीमारी हो ही ना। तो उसके लिए हमें हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड जंक फूड नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए, शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को यूज़ करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स बॉडी में हो ही ना, हमारे हॉर्मोन्स का लेवल भी अच्छा बना रहे एंड हमारी जो बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रिवेंशन है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज के वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, दूसरा टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।